मुझे पता है दोस्तों, मैं आप लोगों की गालियां खाने के ही लायक हूँ। वादा करके भी वीडियो टाइम पर नहीं ला पाया, इसके लिए दिल से माफी मांगता हूँ। लेकिन सच बोलूं तो पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और ऊपर से मेरा ये 3GB रैम वाला मोबाइल, इसमें वीडियो बनाना किसी सिरदर्द से कम नहीं है। पर आपका भाई रुका नहीं है, बस कुछ महीनों का इंतजार और नया फोन आते ही डेली वीडियो अपलोड होंगे। अब और वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाओ। और आपने इस वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, ताकि इस पार्ट को आप अच्छे से एंजॉय कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नारुतो हवा में बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हो। उसके बदन से फूटती वो नीली बिजलियां और चारों तरफ लहराती वो सुनहरी आभा। मंजर ऐसा था मानो आसमान का सीना भारी हो गया हो। हवा भी उसके डर से थम सी गई थी। उसकी आंखों में वो पुराना नारुतो नहीं था, बल्कि एक तबाही थी जो फटने को बेताब थी। हवा में खड़ा जोरा जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था, आज पहली बार उसके पसीने छूट रहे थे। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कैसी ताकत है जो उसके सेंसेस खुद रिएक्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि जुरा अपना पलक झपक पाता, सन्नाटा टूट गया। नारुतो अपनी जगह से गायब हो गया और अगले ही पल मौत बनकर हिदारी के ठीक सामने खड़ा था। हिदारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे सोचने का वक्त तो छोड़ो, डरने का मौका भी नहीं मिला। नारुतो के चेहरे पर कोई दया नहीं था। वो पूरी रफ्तार और नफरत के साथ उसका घुटना सीधे हिदारी के पेट में मारा। आवाज ऐसी थी जैसे आसमान में बिजली कड़की हो। हिदारी किसी टूटे हुए उल्का पिंड की तरह नीचे गिरा। वो सीधे सासुके के गॉड ट्री के कदमों में जाकर घिसटता हुआ रुका। चारों तरफ धूल का गुब्बार और जमीन में बना वो गहरा गड्ढा गवाही दे रहा था कि वार कितना जानलेवा था। नारुतो ने आसमान से नीचे देखा, फिर धीरे से अपनी नजरें जुरा की तरफ घुमाई। उसके होंठों पर एक मुस्कान थी, हल्की मगर इतनी खौफनाक कि जुरा का खून जम जाए। वो मुस्कान कह रही थी, तुम्हारी बारी भी आएगी, लेकिन अभी नहीं। जुरा सहम गया, लेकिन नारुतो का शिकार आज कोई और था। अगले ही पल नारुतो नीचे जमीन पर था। उसने हिदारी का सिर ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई कचरा हो और उसे हवा में उठा लिया। हिदारी का जिस्म दर्द से ऐंठ रहा था, सांसें उखड़ चुकी थीं, वो बेबस था। नारुतो ने उसकी आंखों में देखा। वो नजरें इतनी ठंडी थीं कि हिदारी की आत्मा कांप उठी। उसने छूटने की कोशिश की, हाथ पैर मारे, लेकिन नारुतो की पकड़ किसी लोहे के शिकंजे से कम नहीं थी। तभी नारुतो की भारी और सर्द आवाज गूंजी, तूने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तूने मेरे दोस्त का चेहरा चुराया, उसकी नकल की। तेरी औकात तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। काश वो देख पाता कि मैं तेरा क्या हाल करने वाला हूँ, पर खैर कोई बात नहीं। और इसके साथ ही नारुतो ने पूरी ताकत से हिदारी का सिर नीचे पटका, सीधे सासुके के उस पेड़ की जड़ों में। एक खौफनाक आवाज के साथ हिदारी का सर जमीन में दफन हो गया। वहाँ से कुछ ही दूरी पर तबाही के बीचों बीच बोरुतो खड़ा था। उसके पैरों के नीचे एक नहीं बल्कि 7 ममूशी की लाशें बिछी हुई थीं। बोरुतो ने उन्हें ऐसे कुचला था जैसे वो कोई मामूली कीड़े हों। आखिर हो भी क्यों ना, जब हिदारी जैसा ताकतवर दुश्मन उसके अधूरे रसेंगन उजुहिको के वार से ही ढेर हो गया था, तो ये ममूशी भला हमारे यंग लॉर्ड के सामने कैसे टिकता। बोरुतो की नजरें अपने पिता नारुतो पर टिकी थीं। नारुतो का वो क्रूर और ब्रूटल अंदाज देखकर बोरुतो भी एक पल के लिए सन्न था। उसने अपने पिता का ऐसा रूप शायद ही कभी देखा हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो जानता था कि जुरा अब जो चाहे कर ले, उसका अंत तय है। बोरुतो ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी आंखों में खौफ तैर गया। जुरा, जो अब तक नारुतो के खौफ से कांप रहा था, उसने एक कायराना चाल चली। नारुतो का ध्यान हिदारी पर था और उसकी पीठ जुरा की तरफ थी। मौका देखते ही जुरा ने एक जानलेवा हमला कर दिया। बोरुतो के गले से एक चीख फूटी, डैड पीछे देखिए। नारुतो की रिफ्लेक्सेस कमाल की थीं। वो पलटने ही वाला था, लेकिन जुरा का हमला बहुत करीब आ चुका था। इससे पहले कि वो हमला नारुतो को छू भी पाता, हवा में एक पीली चमक के साथ फ्लाइंग राइजन एक्टिव हुआ। वक्त के उस एक छोटे से हिस्से में बोरुतो सीधे नारुतो और जुरा के बीच प्रकट हो गया। उसने बिना हिचकिचाए अपना बायां हाथ आगे कर दिया। जुरा का वो भयानक वार सीधे बोरुतो के हाथ को चीरता हुआ निकल गया। हवा में गर्म खून का फव्वारा फूटा। वो लाल गर्म खून की छींटें सीधे पीछे खड़े नारुतो के चेहरे पर जा गिरे। नारुतो का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। वो बड़ी बड़ी नीली आंखें जो अभी तक अंगारों की तरह दहक रही थीं, अब फटी की फटी रह गईं। गाल पर बहता हुआ उसके बेटे का खून उसे महसूस हो रहा था, लेकिन उसका दिमाग इस सच को मानने से इनकार कर रहा था। मानो उसके अंदर की चेतना, उसकी रूह एक पल के लिए शरीर छोड़कर कहीं गायब हो गई हो। आसपास का शोर, जंग की आवाजें सब गायब हो गईं। बस रह गया तो वो खौफनाक सन्नाटा और नारुतो के चेहरे पर लगा उसके बेटे का खून। बोरुतो के खून की महक अभी भी हवा में ताजा थी और सामने खड़ा जुरा हंस रहा था। वो हंसी जीत की नहीं थी, वो एक मौत का बुलावा थी। वो जानबूझकर नारुतो के जख्मों में नमक छिड़क रहा था, लेकिन नारुतो चिल्लाया नहीं। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़कर
सुई की नोक जैसी हो गई। उसके चेहरे से इंसानियत का हर भाव मिट गया। वो अब सिर्फ एक पिता नहीं, एक तबाही था। नारुतो कांपती आवाज में बस एक शब्द बोला, बोरुतो। फिर नारुतो ने अपनी नजरें घुमाए सीधे जुरा की आंखों में। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, उसमें एक फैसला था। तुमने मेरे बेटे का खून बहाया है और इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी होगी। नारुतो के शरीर से एनर्जी ऐसे फटी जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। हवा पागलों की तरह चीखने लगी। जमीन न सिर्फ कांपी बल्कि उसके पैरों के नीचे धंसने लगी। वहाँ का गुरुत्वाकर्षण इतना भारी हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, मानो उस जगह पर एक तूफान कैद हो गया हो। जुरा की वो घिनौनी हंसी पल भर में गायब हो गई। जुरा ने घबराहट में अपना हाथ चेहरे के सामने कर लिया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। और तभी काफी देर से तमाशा देख रहा रियू, जो अब तक जमीन पर बैठा था, आखिरकार हिला। माहौल में आए इस भयानक बदलाव को वो भी नजरअंदाज नहीं कर पाया। वो धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसकी नजरें नारुतो पर जमी थीं। वो समझ चुका था कि जुरा अकेले इसको नहीं संभाल पाएगा। खामोशी के साथ जख्मी रियू लड़खड़ाता हुआ कदम बढ़ाते हुए जुरा के बगल में आकर खड़ा हो गया। नारुतो झुका, उसका हाथ जमीन में धंस गया। उसने हिदारी का सिर ऐसे पकड़ा जैसे किसी पुराने पेड़ की जड़ें उखाड़ना हो। मिट्टी को चीरने की आवाज के साथ उसने हिदारी को बाहर खींच लिया। वक्त मानो एक पल के लिए फ्रीज हो गया। फिर नारुतो ने अपनी कलाई घुमाई। उसने हिदारी के बेजान शरीर को पूरी ताकत से हवा में लहराया और जुरा और रियू की तरफ एक मिसाइल की तरह दाग दिया। हिदारी का शरीर हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। खतरे को भांपते ही रियू ने अपना सबसे मजबूत आयरन सैंड और जुरा ने भी पलक झपकते ही वुड स्टाइल की दीवार खड़ी कर दी। उन्हें लगा वो सुरक्षित हैं, लेकिन उन बेचारों को क्या पता था अब उनके पीछे की छेद से वुड स्टाइल घुसने वाला है। हिदारी का शरीर दोनों की डिफेंस को चीरता हुआ उन दोनों से जा टकराया। नारुतो की फेंकी हुई ताकत के सामने कोई डिफेंस टिक नहीं पाया। धमाका इतना जबरदस्त था कि हिदारी, जुरा और रियू तीनों हवा में तिनकों की तरह उड़ गए। वे कई सौ मीटर दूर पीछे खड़ी विशाल चट्टानों से जाकर टकराए। तीनों इतनी तेजी से टकराए कि चट्टान टकराते ही चूर चूर होकर धूल बन गई। तीनों का शरीर जमीन पर गिर गया और वहाँ मानो धूल की सुनामी छा गया हो। धूल की परत धीरे धीरे हटा और जुरा आंखें खोला। सामने नारुतो इंस्टेंट ट्रांसमिशन से वहाँ पहुँच चुका था और उसका पैर हिदारी के चेहरे पर था। हिदारी और रियू को भारी नुकसान पहुंचा होता है। जुरा फटाक से उठ के थोड़ा पीछे खड़ा हो गया, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, क्योंकि उसका शरीर उसका घाव को फिर से भर दिया था। नारुतो अब जुरा की तरफ ठंडी नजर से देखा, जैसे वो कह रहा हो, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब भागने के लिए दुनिया छोटी पड़ने वाला है। सामने खड़ा जुरा बुरी तरह पिटने के बाद भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ रहा था। उसने अपने दांत भिजते हुए नारुतो को देखा और एक घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, हैरानी होती है तुम जैसे मामूली इंसान के पास इतनी असीम शक्ति। यह ताकत तुम्हारे जैसे तुच्छ जीव पर शोभा नहीं देती। इस पर तो सिर्फ मेरा हक है। इतना कहते ही जुरा ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और एक घातक हमले के लिए नारुतो की तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन नारुतो वो अब कोई गॉड से कम नहीं था। जुरा की पलक झपकने से पहले ही नारुतो उसकी आंखों के सामने था। नारुतो ने बिना दया दिखाए जुरा का हाथ पकड़ा और एक झटके में उसके हाथ उसका शरीर से उखाड़ फेंक दिया। जुरा दर्द से तड़प उठा और पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके कटे हुए हिस्से से मांस की मांसपेशियां फिर से जुड़ने लगे। पल भर में उसका हाथ फिर से नया जैसा हो गया। नारुतो ने ठंडी नजरों से उसे देखा और बोला, अच्छा तो तुम खुद को रिजेनरेट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें ठीक होने का मौका ही नहीं दूंगा। नारुतो 2 कदम पीछे हटा और उसने अपना स्टैंड लिया। अचानक उसके दोनों हाथों के बीच एक नीली दिव्य रोशनी जन्म लेने लगी। ऊर्जा का दबाव इतना बढ़ गया कि आसपास की जमीन फटने लगी। वो कमेहामेहा की तरह अपनी पूरी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा था। जुरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे एहसास हो गया कि अगर यह हमला उस तक पहुंचा तो उसका और उसकी टीम का नामो निशान मिट जाएगा। उसका रीजनरेशन भी उसे राख होने से नहीं बचा पाएगा। मौत को सामने देख जुरा ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। नारुतो हमला फेंकने ही वाला था कि जुरा के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान उभर आई। रुक जाओ नारुतो, जुरा चिल्लाया, अगर अपने दोस्त की जान प्यारी है तो वहीं रुक जाओ। मैंने सासुके की आत्मा और उसके वजूद को खुद से जोड़ रखा है। अगर तुमने मुझे मारा तो मरते मरते मैं उसकी जान भी अपने साथ ले जाऊंगा। क्या तुम अपने हाथों से अपने सबसे अजीज दोस्त को मार दोगे? नारुतो के हाथ रुक गए। वो नीली ऊर्जा जो आसमान को चीरने वाली थी धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी आंखों में जो गुस्सा था अब वो गहरे सन्नाटे में बदल गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसी और नफरत भरी आवाज में बोला, अब यह कौन सी नई चाल है तुम्हारी, घटिया कीड़े। जुरा हंस रहा था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसकी नजरें तिरछी होकर जमीन पर पड़े हिदारी के शरीर पर गईं। हिदारी बुरी तरह कुचला जा चुका था। उसका शरीर अब हिल भी नहीं रहा था। जुरा जानता था अगर मैंने हिदारी को यहीं छोड़ दिया तो इसका थॉर्न सोल बल्ब
दुश्मनों के हाथ लग जाएगा और अगर वो गया तो हमारा एक ताकत खो जाएगा। अचानक जुरा जोर से हंस पड़ा। नारुतो उजुमाकी, तुम ताकतवर हो, शायद हम सबसे भी ज्यादा, लेकिन क्या अभी तक तुम्हारा नजर पीछे तक नहीं गया? इतना कहते ही जुरा बोरुतो की तरफ इशारा किया। बोरुतो का शरीर नीला पड़ रहा था। नारुतो गुस्से में बोला, तुमने उसके साथ क्या किया है? जुरा शैतानी हंसी के साथ बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरा जो अटैक उसने अपने हाथ पर झेला था उसमें शिंजू पॉइजन था और ये जहर अगले कुछ मिनट्स के अंदर उसे तड़पा तड़पा कर मार देगा। नारुतो की आंखों के सामने अंधेरा छा गया जब उसने बोरुतो को नीले जहर से तड़पते हुए देखा। जुरा ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपने हाथ पीछे किए। तुम्हारे पास और सिर्फ 10 मिनट हैं, या तो मेरा पीछा करो या अपने इकलौते बेटे को दम तोड़ते हुए देखो। हवा फिर से रुक गई थी। एक तरफ बोरुतो की जान खतरे में थी, दूसरी तरफ सासुके को भी बचाना था। नारुतो एक ऐसे जाल में फंस गया था जहां ताकत से ज्यादा सब्र की जरूरत थी। नारुतो तड़प कर बोरुतो की तरफ आगे बढ़ा। यही वो मौका था जिसका जुरा को इंतजार था। जुरा ने तुरंत अपनी वुड स्टाइल की मजबूत जड़ें जमीन से निकाली। उन जड़ों ने बेहोश पड़े रियू और लहूलुहान हिदारी के शरीरों को किसी फंदे की तरह जकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन जुरा का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी नजर जमीन पर पड़े उन 7 ममूशी की लाशों पर गई। उसे पता था कि इनमें से एक असली है। जुरा तेजी से उस क्लॉ मार्क की तरफ बढ़ा जो 7वें ममूशी के पास था। जैसे ही जुरा वहां पहुंचा, वो 7वां ममूशी जो मरने का नाटक कर रहा था फुर्ती से खड़ा हो गया। जुरा ने उसे भी अपनी जड़ों में लपेटा। जुरा ने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, नारुतो, मैं फिर लौटूंगा और अगली बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। फिर पलक झपकते ही जुरा, हिदारी, रियू और वो असली ममूशी सब उस बड़े क्लॉ मार्क में समाकर गायब हो गए। मैदान में अब सिर्फ नारुतो और मरता हुआ बोरुतो बचे थे। नारुतो के हाथ कांप रहे थे। बोरुतो, नहीं, आंखें खुली रखो, नारुतो चिल्लाया। बोरुतो का शरीर ठंडा पड़ रहा था और उसकी नसों में वो नीला जहर बिजली की तरह दौड़ रहा था। नारुतो उसके पास बैठ गया और अपना चक्रा बोरुतो को देने लगा। नारुतो का चक्रा से बोरुतो का घाव तो भर गया, लेकिन जहर अभी भी कम नहीं हो रहा था। नारुतो अपने आंखों के सामने अपना बेटे को मरता हुआ देख रहा था। तभी नारुतो को याद आया। उसने तुरंत अपने पाँव से वो थैली निकाली जो गोकू ने उसे दी थी। उसने एक सेंजू बीन निकाली। प्लीज ये काम कर जाए, नारुतो ने बुदबुदाते हुए वो बीन्स बोरुतो के मुंह में डाल दी। जैसे ही बोरुतो ने उसे चबाया, वो नीला जहर जो उसे मौत की तरफ ले जा रहा था पल भर में उसके शरीर से उतरने लगा। बोरुतो ने धीरे से अपना आंखें खोला और नारुतो को देखा। बोरुतो ने एक लंबी सांस ली और हड़बड़ाकर उठ बैठा। डैड, क्या वो सब भाग गए? नारुतो ने राहत की एक ऐसी सांस ली जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसने बोरुतो को जोर से गले लगा लिया। कुछ पल तक मैदान में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बोरुतो, जो अभी मौत के मुंह से बाहर आया था, उसने धीरे से नारुतो की बाहों से अलग हुआ। उसका चेहरा पे चिंता तो था, लेकिन आवाज में एक डर भी था। पर डैड, मास्टर सासुके का क्या? अब हम मास्टर सासुके को कैसे आजाद करेंगे? नारुतो चुप रहा। उसकी पीठ बोरुतो की तरफ थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी, लेकिन उसका शरीर पत्थर की तरह जमा हुआ था। फिर वो धीरे से मुड़ा और बोरुतो की आंखों में देखा। उस नजर में कोई हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो बोरुतो ने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे डैड कौन है बोरुतो? नारुतो के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जिसमें एक बाप का प्यार भी था और दुनिया के सबसे बड़े निंजा का गुरूर भी। सस्के को मैं वापस लाऊंगा और इसके लिए अगर मुझे उन सारे कीड़ों को मसलना भी पड़ा तो मैं उनके वजूद का नामो निशान मिटा दूंगा, और ये मेरा वादा है बोरुतो। नारुतो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सासुके के गॉड ट्री के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ उस पेड़ के ठंडे तने पर रखा। सस्के, बस थोड़ा सा और इंतजार, हम फिर से साथ होंगे जैसे पुराने दिनों में थे। जैसे ही नारुतो ने पेड़ को छुआ, उसके अंदर से एक भारी गूंजती हुई और जानी पहचानी आवाज आई। नारुतो, ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? वो आवाज कुरामा की थी। तुम्हारी ताकत अभी एक उबलते हुए ज्वालामुखी जैसी है। तुम अभी भी इसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए हो। अपना हाथ हटाओ वहाँ से, वरना तुम्हारी पावर का एक ही झटका इस पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़ देगा और सासुके का बचना नामुमकिन हो जाएगा। नारुतो ने एक झटके में अपना हाथ खींच लिया। उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा उसकी ताकत को बेकाबू कर रहा है। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। बोरुतो खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अभी भी संदेह था। उसने चिंता भरी आवाज में पूछा, पर डैड, क्या मास्टर सासुके को इस हालत में यहाँ अकेले छोड़ना सही होगा? अगर वो फिर वापस आए तो क्या? बोरुतो की बात सुनकर नारुतो के चेहरे पर एक पत्थर जैसी सख्ती आ गई। उसने आसमान की तरफ देखते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो बोरुतो, सासुके को इस हालत में यहाँ अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। नारुतो ने अपनी आंखें बंद की। एक पल के लिए पूरा मैदान शांत हो गया, जैसे कुदरत भी किसी बड़ी धमाके का इंतजार कर रही हो। और फिर जैसे ही नारुतो ने अपनी आंखें खोली, बोरुतो के पैरों तले जमीन खिसक गई। नारुतो की आंखों में वो पुराना नीला रंग नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब और दैवीय चमक थी। ये क्या चीज है डैड? नारुतो की आंखों की पुतलियां बिजली की तरह चमक रही थीं। उसने धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा, ये मेरा खास दोजुत्सु है और इसे
मैं शिनकैगन कहता हूँ। इतना कहकर नारुतो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस विशाल गॉड ट्री को नीचे से बैलेंस करके कसकर पकड़ लिया। उसके इरादे साफ थे, वो सासुके को उस पेड़ के साथ ही कोनाहा लेना चाहता था। नारुतो के अंदर से कुरामा की आवाज किसी धमाके की तरह गूंजी। पागल हो गए हो क्या नारुतो? बेवकूफी मत करो। अगर ये गॉड ट्री जमीन से उखड़ गया तो सासुके की जान भी जा सकती है। क्या तुम भूल गए कि वो इस पेड़ से जुड़ा हुआ है? नारुतो के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों का शिनकैगन अब और तेजी से चमकने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कसी और बोला, मुझ पर भरोसा रखो कुरामा, सासुके को कुछ नहीं होगा। अगले ही पल नारुतो की आंखों से एक ऐसी नीली और सुनहरी रोशनी फटी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि बोरुतो ने नीचे देखते हुए अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। तो दोस्तों, कहानी को यहीं रोकते हैं, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। क्या नारुतो सस्के और उस गॉड ट्री को सही सलामत कोनोहा ले जा पाएगा? और जुरा, वो अब चुप बैठने वाला नहीं है। याद रखना दोस्तों, अब लड़ाई सिर्फ एक दुनिया की नहीं, अब ये लड़ाई मल्टीवर्स लेवल पर होने वाली है। इस बार 500 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं। दिखा दो अपनी फैमिली की ताकत और कमेंट बॉक्स भर दो। मैं जल्दी वीडियो लाने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना वादा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो आपके दिल को मक्खन की तरह पिघला देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।